हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का मोटिवेशनल कोट है, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। कहा जाता है ना, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। अपने हौसले को बरकरार रखिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन अवश्य सफल होंगे। आज का पहला प्रश्न है 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा ने 14वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया। शिलानंद लाकड़ा की हैट्रिक ने ओडिशा की जीत सुनिश्चित की। टीम की कौशल, गति और फिटनेस के असाधारण प्रदर्शन के साथ साथ रणनीतिक खेल और अथक ऊर्जा ने हरियाणा को मात दी। ओडिशा के मुख्य कोच विजय कुमार लाकड़ा ने जीत का श्रेय टीम की फिटनेस और रणनीतिक क्रियान्वयन को दिया। अगला प्रश्न, इस बैंक ने 7.23% कूपन दर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 7वें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक जुटाए हैं, जिससे भविष्य निधि, पेंशन फंड और बीमा कंपनियों सहित निवेशकों की ओर से मजबूत मांग आकर्षित हुई है। बॉन्ड 2 बार ओवर सब्सक्राइब हुए, जो बैंक में बाजार के विश्वास को दर्शाता है। जारी करने से प्राप्त आय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और किफायती आवास पहलों के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करेगी। यह कदम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस के अनुरूप है और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए SBI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28। भारत ने विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप में असाधारण कौशल और प्रभुत्व का प्रदर्शन किया, कुल 28 पदक हासिल किए। इस प्रभावशाली प्रदर्शन में 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं, जो खेल में देश की ताकत को दर्शाता है। ये पदक एकल, मिश्रित, युगल और दिग्गजों की स्पर्धाओं सहित विभिन्न श्रेणियों में जीते गए। उल्लेखनीय विजेताओं में सोनू विश्वकर्मा, ईशा लखानी, विशाल जाधव और निटेन किर्टेन शामिल थे, जिन्होंने भारत की प्रभावशाली पदक तालिका में योगदान दिया। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति और सफलता को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 2829 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस रिजर्व का उद्देश्य बाघों की आबादी और उसके आवास को सुरक्षित रखना है। इस रिजर्व को शामिल करना वन्यजीव संरक्षण के प्रति छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा असम में मानस टाइगर रिजर्व है, जो अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए देश के प्रयासों को दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया और मैग्नस कार्लसन ने खिताब कहां हासिल किया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नई दिल्ली। का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज टूर्नामेंट कोलकाता में हुआ, जहां मैग्नस कार्लसन ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा और 13 अंक अर्जित कर खिताब अपने नाम किया। इस जीत ने कार्लसन की इस इवेंट में दूसरी दोहरी जीत दर्ज की, जिसने 2019 में उनकी सफलता को दोहराया। भारतीय खिलाड़ियों अर्जुन एरिगैसी, आर प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए क्रमशः तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट में शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों के कौशल और रणनीति का प्रदर्शन किया गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में समाज, परिवारों और समुदायों में पुरुषों के योगदान को स्वीकार करने और उनका जश्न मनाने का एक मंच प्रदान करता है। यह दिन पुरुषों के स्वास्थ्य, कल्याण और सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल की आवश्यकता से जुड़े प्रमुख मुद्दों को भी संबोधित करता है। इस उत्सव की शुरुआत 1992 में हुई थी, जब डॉक्टर जेरोम टिकल सिंह ने इस विचार का प्रस्ताव रखा था, जिसे तब से वैश्विक मान्यता मिली है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को जागरूकता अभियानों, सार्वजनिक चर्चाओं और समुदाय द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में पुरुषों के महत्व को उजागर करते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन बनकर उभरा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। का सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में अपना दबदबा कायम रखते हुए 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य पदक सहित 151 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 तैराकों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के शानदार प्रदर्शन ने फिन स्विमिंग में उनकी ताकत को उजागर किया और कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे अन्य मजबूत दावेदारों को पीछे छोड़ दिया। अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने जलीय खेल में भारत की बढ़ती प्रतिभा को प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए टीवी सोमनाथन, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अमित खरे और ऑप्शन डी के संजय मूर्ति। का सही उत्तर है ऑप्शन डी के संजय मूर्ति। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के अनुभवी IAS अधिकारी के संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला है। इस नियुक्ति से पहले मूर्ति उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को पूरा होने वाला था। संविधान के अनुच्छेद 148 वन के तहत की गई उनकी नियुक्ति भारत के शासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में मूर्ति सरकारी खातों की ऑडिटिंग की देखरेख करेंगे, जिससे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का
नाम क्या है? ऑप्शन ए G-SAT-19, ऑप्शन बी G-SAT-N2, ऑप्शन सी G-SAT-20 और ऑप्शन डी G-SAT-G1। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी G-SAT-N2। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह G-SAT-N2 लगभग 4700 किलोग्राम वजन का है और इसे केप कैनावेरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 पर लॉन्च किया जाना है। G-SAT-N2 का उद्देश्य 14 वर्षों के परिचालन जीवनकाल के साथ विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाना है। भारत के LVM-3 प्रक्षेपण यान के बजाय स्पेस एक्स के फाल्कन 9 को चुनना उपग्रह के महत्वपूर्ण पेलोड वजन के कारण था। यह प्रक्षेपण भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए फ्रांस के एरियन स्पेस से स्पेस एक्स पर भारत की निर्भरता में बदलाव को दर्शाता है, जो भारत और निजी अंतरिक्ष कंपनियों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, 2024 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है, जो G20 देशों में अग्रणी है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 8%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7%। भारत ने 2024 के लिए अनुमानित 7% GDP वृद्धि दर के साथ G20 में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे है। यह वृद्धि दर इंडोनेशिया की 5% और चीन की 4.8% से काफी अधिक है। G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक GDP का 88%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 78% और दुनिया की लगभग 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की मजबूत विकास संभावनाएं घरेलू उपभोग मांग और लगातार सुधरती निवेश मांग से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, सेबी 1988 में स्थापित एक वैधानिक नियामक संस्था है। पॉइंट 2, सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार के विनियमन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। पॉइंट 3, सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार के विनियमन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स, जिसे इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस F&O के रूप में भी जाना जाता है, ढांचे को मजबूत करने के लिए 6 उपायों का एक सेट जारी किया है। यद्यपि सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं। इस अधिनियम ने सेबी को भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों को विनियमित करने का कानून अधिकार प्रदान किया। इसलिए हालांकि सेबी 1988 में अस्तित्व में आया, लेकिन 1992 तक यह पूर्ण रूप से वैधानिक निकाय नहीं बन पाया था, जिसके पास विनियमन लागू करने और बाजार सहभागियों को दंडित करने की शक्ति थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। इसके प्राथमिक कार्यों में शामिल है निवेशकों के हितों की रक्षा, बाजार में निष्पक्ष व्यवहार और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देना, निवेश और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मध्यस्थों का विनियमन, स्टॉक ब्रोकरों, मर्चेंट बैंकरों, म्यूचुअल फंड हाउसों और अन्य बाजार मध्यस्थों की गतिविधियों की देखरेख करना, प्रतिभूति बाजार का विकास, भारतीय पूंजी बाजार की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना,
सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति बाजार की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन, सेफ हार्बर क्लॉज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, ऑनलाइन मध्यस्थों को उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाना। ऑप्शन सी, ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करना और साइबर अपराध को रोकना। ऑप्शन डी, ई कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन मध्यस्थों को उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाना। सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया मध्यस्थों जैसे कि एक्स, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लिए सुरक्षित बंदरगाह खंड पर फिर से विचार करने के अपने रुख को दोहराया है, क्योंकि इन प्लेटफार्मों पर गलत सूचना और फर्जी खबरों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सुरक्षित बंदरगाह खंड एक कानूनी प्रावधान है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे मध्यस्थों को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई गई और अपलोड की गई सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाता है। आईटी अधिनियम की धारा 79 में कहा गया कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या पोस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अधिनियम में कहा गया कि यह संरक्षण तभी लागू होगा जब उक्त मध्यस्थ किसी भी तरह से प्रश्नगत संदेश का प्रेषण आरंभ नहीं करता है, प्रेषित संदेश के प्राप्तकर्ता का चयन नहीं करता तथा प्रेषण में निहित किसी भी सूचना में संशोधन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, परिसीमन अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 84 परिसीमन आयोग से संबंधित है। पॉइंट 2, परिसीमन आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। गलत कथन चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 परिसीमन आयोग से संबंधित है, ये गलत है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 82 जो है परिसीमन आयोग से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में देरी पर सवाल उठाए। परिसीमन आयोग एक ऐसा निकाय है जो समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह सीधे अनुच्छेद 84 से संबंधित नहीं है, यह अनुच्छेद 82 के अंतर्गत आता है। परिसीमन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। एक बार जब आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है तो सरकार संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनावी सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हो। करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है और एक नई सीरीज भारत एक नज़र में राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक व चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, भारत का राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत के राष्ट्रीय पर्व पहला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। मित्रों, आज का सेशन ये समाप्त होता है और इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।